द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। कंपनीज के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स मोर और लेस बड़ी कंपनीज के तो आ चुके हैं, कुछ छोटी कंपनीज के रहते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ नॉलेज गेन करना, कुछ और बेसिकली हमने बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट पे हमने 2 वीडियोस पहले एक बनाए थे 1 साल पहले। उसी कड़ी में आज आगे हम इसको लेके जा रहे हैं। शेयर मार्केट के डाटाज के ऊपर, शेयर मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हुए शेयर मार्केट टिप्स के नाम पे हम 2-3 वीडियोस में इसको कवर करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक डिस्क्लेमर कि जो भी हम डिस्कस करेंगे वो जनरली एक जनरल मार्केट ट्रेंड, चाहे ऊपर है चाहे लोअर है, उससे रिलेट करता है, ना कि बड़े बड़े जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं उसको ये ट्रेंड्स कवर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जैसे लेमन ब्रदर्स का, एनरॉन का, कोविड की वजह से जो मार्केट अप डाउन हुई, इवन बजट डे पे जो मार्केट की मूवमेंट रहती है, ये सब हमारी इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है, एक जनरल ट्रेंड को दर्शाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली जब भी हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करने लगते हैं तो पहले हमें उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, पहले हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है उस शेयर के बारे में रिसर्च करनी शुरू करते हैं। लॉट ऑफ डाटा इज आजकल काफ़ी अवेलेबल रहता है, चाहे BSE साइट पे चले जाएं, चाहे कंपनी की साइट पे चले जाएं, काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। लेकिन बाद में उसको रिसर्च करने से अच्छी और बुरी बातें जो उस शेयर की रहती हैं उनके ऊपर एक्ट करने का टाइम निकल चुका होता है। इसलिए पहले रिसर्च करके चलें, शेयर को आइडेंटिफाई करें, और जो मीडिया में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या न्यूज़पेपर, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। सेकंड ओपिनियन की तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने एक शेयर आइडेंटिफाई किया, रिसर्च किया, क्रॉस चेक किया मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, एंड देन वी हैव फाइनली डिसाइडेड टू बाई और सेल द स्टॉक। दैट इज द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी विच वी शुड अडॉप्ट। कभी भी कोई इंसिडेंट होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट उस इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट करेगी, बट एक्चुअल में शेयर मार्केट जो है अगले 6 महीने या साल का जो व्यू लेके चलती है कि आगे क्या होने वाला है। आज जो हो रहा है, जो लोगों को ऑलरेडी मालूम है, वो ऑलरेडी शेयर में के प्राइस में डिस्काउंट होके आ जाता है। इसलिए हमें इमीडिएट एक्शन के ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें आगे फ्यूचर ट्रेंड देखना चाहिए, आगे फ्यूचर को फोरसी करके किसी भी शेयर में हमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कोरोना को ही देख लें, इतने केसेस कोरोना के आ रहे थे, 4 लाख से ऊपर हो गए थे, लेकिन शेयर मार्केट फिर भी अप ट्रेंड दिखा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अनदर 2-3 मंथ्स वी विल बी एबल टू कंट्रोल द कोरोना, इकोनॉमी वापस ट्रैक्स पे आ जाएगी, द फैक्ट्रीज विल बी वर्किंग एंड वी विल बी शोइंग गुड GDP ऑफ 6 to 7% ग्रोथ। इसको फोरसी करते हुए मार्केट अप ट्रेंड दिखा रही थी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आज के इवेंट्स को ऑलरेडी शेयर में डिस्काउंट किया जा चुका होता है, फ्यूचर में प्रोजेक्ट करके चलना पड़ता है। दैट्स वाई ऑलवेज देयर इज ए बायर एंड देयर इज ए सेलर, क्योंकि फ्यूचर के बारे में ही कहा जा सकता है कि एक बायर पॉजिटिव है, एक इन्वेस्टर पॉजिटिव है और दूसरा उसी के ऊपर एक नेगेटिव व्यू ले सकता है। आज का तो सबको मालूम है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फ्यूचर का व्यू लेके एक बायर बनता है, एक सेलर बनता है, और उसको उस रेट के ऊपर जो है ऑप्शन या ट्रेड होती है। अब किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने की टाइम करने की कोशिश करेंगे तो शायद ना कर पाए, लेकिन उसके ट्रेंड को देखते हुए हम उसमें लोअर लेवल्स पे इन्वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। वो लोअर लेवल क्या है, शेयर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसका डाउनवर्ड ट्रेंड जब भी आए, डाउनवर्ड ट्रेंड खत्म होने के इमीडिएट बाद जो अप ट्रेंड आता है, हमें उस समय शेयर को इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट विल गिव अस ए हायर प्रॉफिट्स। हो सकता है उस अप ट्रेंड स्मॉल हो, उसके बाद फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आए, लेकिन देन द नेक्स्ट अप ट्रेंड विल बी इवन बिगर देन द फर्स्ट अप ट्रेंड। इसलिए हमें मार्केट को टाइम करने की बजाय उसके ट्रेंड को देख के चलना चाहिए। डाउनवर्ड में नहीं पकड़ना है, डाउनवर्ड से स्मॉल अप ट्रेंड शो करते ही
यू शेप में जैसे ही रिकवरी शुरू हो हमें उस समय शेयर को पकड़ना चाहिए। एक जनरल धारणा यह भी है कि स्टॉक बाईबैक जब भी कोई कंपनी का आता है, कंपनी अपने शेयर्स को बाईबैक करती है तो वो शेयर जो है स्ट्रांग है और हम उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा नहीं होता है। 2-3 कारणों से स्टॉक को बाईबैक किया जाता है। अगर कंपनी में एक्स्ट्रा कैश है, वो उस पर उतनी रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने शेयर को बाईबैक कर लेते हैं। कई बार किसी कंपनी की बैड न्यूज़ आने वाली होती है, उस बैड न्यूज़ को वो कवर करने के लिए ये बाईबैक की गुड न्यूज़ दे के उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ अनाउंसमेंट हो जाती है, ना शेयर बाईबैक होते हैं ना कुछ होता है, एक हाइप क्रिएट करने के लिए एक अनाउंसमेंट कर दी जाती है। हमें यह भी देखना है कि बाईबैक जो आ रहा है वो कितना बड़ा है, क्या छोटा सा एक टोकन बाईबैक है या अच्छे बिग अमाउंट के साथ वो कंपनी बाईबैक कर रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वी हैव टू डिसाइड विच इज द जेन्युइन बाईबैक एंड देन वी हैव टू बाई और सेल द स्टॉक। हमने जनरली देखा होगा जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं शेयर प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम की बात भी करते हैं। वो इसलिए कि एक माना जाता है जब भी किसी शेयर में वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसका शेयर बढ़ेगा और ये शेयर जो है अप ट्रेंड में है। और जब कम वॉल्यूम होते हैं, बिल्कुल लो वॉल्यूम पे शेयर ट्रेड कर रहा होता है, तो जनरली ये हम कह सकते हैं कि सूनर और लेटर ये शेयर करेक्ट करेगा। तो एक जनरल सा हमें एक व्यू मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम्स को देखते हुए कि ये शेयर आगे जाके बढ़ने वाला है, ये आगे जाके घटने वाला है। अगर ये हम कहें कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा बुलिश रहती है, बुल ट्रेंड ही रहता है, तो ये कोई गलत नहीं है। 5 साल का 10 साल का अगर व्यू लेकर चलें तो ऑलवेज मार्केट इज इन द बुल रन। लेकिन विद इन दैट छोटे छोटे बियर रन फेजेस आ सकते हैं, 6 महीने साल 1.5 साल के आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो हमेशा अपवर्ड ही रहता है। ये तो इंडेक्स की बात है, लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि उसका हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही रहे। जो कंपनीज अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं करती, टाइम के साथ चेंज नहीं करती, वो कंपनीज सूनर और लेटर जो है पेरिश हो जाती हैं। और हमें ग्रोइंग कंपनीज जो हमेशा टाइम के साथ अपने आप को चेंज करती रहें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाती रहें, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेंड्स एंड डाइवर्जेंस की। जनरली शेयर्स ग्रुप में मूव करते हैं। एक ग्रुप जो है अप ट्रेंड क्रिएट करता है और ग्रुप का ग्रुप ही नीचे की तरफ ट्रेंड क्रिएट करता है। ट्रेंड चेंज होने से पहले उस ग्रुप के कुछ शेयर्स एक डाइवर्जेंस दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर 50 शेयर का अगर ग्रुप लेके चलें, ट्रेंड अपवर्ड दिखा रहे हैं, उसमें से 4-5 शेयर जब ही एक डाउनवर्ड ट्रेंड रिवर्सल दिखाना शुरू कर दें तो मतलब ये डाइवर्जेंस है। और ये डाइवर्जेंस जो है हमें इंडिकेट करती है कि द ओवरऑल ट्रेंड भी सूनर और लेटर चेंज हो जाएगा, आपकी बजाय लोअर ट्रेंड हो सकता है। अब ये जो डाइवर्जेंसीज हैं और ये जो ट्रेंड है, ये प्राइमरी ट्रेंड लॉन्ग टर्म अगर देखें तो एक प्राइमरी ट्रेंड रहता है, मीडियम टर्म देखें तो एक इसको सेकेंडरी ट्रेंड कह सकते हैं, और एक डेली ट्रेंड रहता है। डिपेंड्स कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, तो आप उसी तरह का ट्रेंड देख के चलते हैं और उसके हिसाब से आप उसको डिसाइड भी करते हैं। अब इसी ट्रेंड और डाइवर्जेंस को देख के हम डिसाइड कर पा सकते हैं कि शेयर अपवर्ड मूवमेंट में है या डाउनवर्ड मूवमेंट में है। हम एक ग्राफ के ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट डेट्स के शेयर का रेट देख के अपनी एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करके हम अपवर्ड मूव या डाउनवर्ड मूव उसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपवर्ड मूव है किसी शेयर का, तो हमें इसको कंफर्म करने के लिए उसके जो लोएस्ट लेवल है, लोएस्ट लेवल ऑफ द डे, लोएस्ट लेवल ऑफ द मंथ, लोएस्ट लेवल ऑफ द ईयर या 5 इयर्स का लेके उस समय ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए, ना कि हायर लेवल के ऊपर व्हेन वी आर वाचिंग ए अप ट्रेंड। अगर किसी शेयर का लो ट्रेंड चल रहा है एंड वी आर जस्ट रिकन्फर्मिंग द लोअर ट्रेंड, तो हमें उसके डेज हाई, मंथ्स हाई, ईयर्स हाई को लेके चलना चाहिए। मतलब अप ट्रेंड देखना है तो उसके लोअर लेवल्स पे, डेली के लोअर लेवल्स, मंथली लोअर लेवल्स के ऊपर एक ट्रेंड लाइन बनाएं, और अगर उसका डाउन ट्रेंड देखना है तो अपर लेवल के ऊपर उसकी ट्रेंड लाइन बना के चलें, तो वो एक एप्रोप्रिएट हमें इंडिकेशन दे सकता है।
अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी में किसी इंस्टीट्यूशंस की कितनी इन्वेस्टमेंट है, हम उसको देख के चलते हैं और कई बार आपने डिसीजन ले लेते हैं कि जिस कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वो शेयर अच्छा है और हम उसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास बहुत पैसा होता है, उनके पास टाइम भी होता है रिसर्च करने के लिए। मोस्टली इंस्टीट्यूशंस अपनी रिसर्च करके शेयर को बाई कर लेते हैं, उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि यस इस कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इतनी है। अब उसके बाद जब हम इन्वेस्ट करने लगते हैं तो हम हायर लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी भी शेयर में नेगेटिव होते हैं, उसको अपना माल निकाल देते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर एग्जिटिंग द शेयर, हमें फिर उसके लोअर लेवल्स पे अपना माल बेचना पड़ता है। इन बोथ द वेज हम लूजर ही रहते हैं। तो दैट इज नॉट ए बेटर स्ट्रेटजी कि हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फॉलो करें, अच्छे गेन्स हम उसमें नहीं कर पाएंगे। इंस्टीट्यूशन जनरली एक हर्ड में काम करते हैं। मोस्टली इंस्टीट्यूशन जब किसी भी शेयर में खरीदने लगते हैं तो इकट्ठा खरीदते हैं, जब बेचने लगते हैं तो सभी इकट्ठा बेचते हैं। उससे जो अपवर्ड और डाउनवर्ड जो रेट्स की मूवमेंट होती है बड़ी शार्प होती है, जो इंडिविजुअल्स उसको कैच नहीं कर पाते हैं, तो हमें हायर लेवल पे खरीदना पड़ता है या लोअर लेवल पे हमें बेचना पड़ता है। लेकिन हमें जो अच्छा एक इंडिकेशन मिल सकती है कि हमें ये स्टडी करके कि कौन सी कंपनीज में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगाते हैं और उसको वो कैसे स्टडी करते हैं। अगर इन एडवांस हम ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकें, उनको स्टडी कर सकें और उसमें इन्वेस्ट कर सकें जिसमें फ्यूचर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो तब हम अच्छे पैसे बना सकते हैं। देन देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल भी किसी शेयर में, अगर कोई शेयर बढ़ना शुरू हो गया तो कहाँ जाके उसकी रेसिस्टेंस आ रही है, हमें इंडिकेट करता है कि जो बायर है किस लेवल पे जाके वो सेलर बन जाते हैं। इसी तरह सपोर्ट कहाँ पर मिल रही है कि लोग बेचते जा रहे हैं लेकिन किसी लेवल पे आके वो जो सेलर है वो बायर बन जाते हैं, तो हमें एक हायर लेवल का रेसिस्टेंस पता चल जाती है एंड लोअर लेवल पे सपोर्ट पता चल जाती है। अब अगर रेसिस्टेंस लेवल 1 टाइम है, उसको टच किया है रेसिस्टेंस लेवल को, तो इसे हम कहेंगे वीक रेसिस्टेंस या वीक सपोर्ट लेवल। अगर ये 2-3 बारी उसी लेवल को टच करता है तो देन वी कैन से इट इज ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो जैसे ही 2-3 बारी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस किसी शेयर की आती है तो उससे हमें इंडिकेशन रहती है कि ये अब उससे नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग जब उसको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है तो तब भी हम कह सकते हैं कि अब इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलनी शुरू हुई है, अब ये रिवर्सल हमें दिखा सकता है। तो ये हमें सपोर्ट लेवल्स एंड रेसिस्टेंस लेवल्स इंडिकेट करते हैं, क्योंकि पास्ट डाटा के ऊपर बेस्ड रहते हैं, एक इंडिकेट करते हैं कि द शेयर प्राइस इज एट व्हाट लेवल्स ये अभी ट्रेड कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हमें फ्यूचर प्रोजेक्ट करके दे सके, क्योंकि फ्यूचर तो डिपेंड करता है कि बायर्स और सेलर्स एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, ना कि क्या होना चाहिए। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हमें टेक्निकली बता सकते हैं कि इसकी वजह से, सपोर्ट लेवल की वजह से, रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करने की वजह से क्या होना चाहिए, बट होता क्या है वो डिपेंड करता है बायर्स एंड सेलर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या एक्चुअल में करते हैं। दीज आर सम ऑफ द टिप्स या कह लीजिए डिस्कशन पॉइंट्स जिसको आप कंसिडर करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आप अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर सकें। इसी तरह के कुछ और कॉन्सेप्ट्स लेके हम दूसरे या तीसरी वीडियो में भी आएंगे आपके साथ। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ subscribe to our channel and recommend our channel to friends and relatives also, so that in future we can bring some good analysis for you on the issues of banking and finance. Thank you.